स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉर्ज पचमकीनाक पाठ का प्रश्नोत्तर। यहाँ प्रश्नों के जो उत्तर दिए हुए हैं वो सांकेतिक हैं। आप अपनी भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पचमकीनाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पचमकीनाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आजाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मुहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर, दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी पाक भारत और नेपाल का दौरा करेंगी तो उस देश के अनुकूल वेश धारण करेंगी। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसी ड्रेस पहनेंगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, ना कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था कि जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी। इस तरह उसकी चिंता उचित ही थी। तीसरा प्रश्न, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उत्तर, नई दिल्ली के कायापलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया हो। प्रश्न संख्या 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? दूसरा, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो ये चूंकि क और ख दो बिंदुओं में अलग अलग प्रश्न पूछा गया है तो उत्तर भी हम अलग अलग लिखेंगे। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस प्रश्न का उत्तर देखिए। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार की पत्रकारिता के प्रति मेरे विचार हैं कि इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खड़े उतरते ही नहीं, पर चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते रहते हैं और पत्रों में छा जाते हैं। दूसरा है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर देखिए, चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यक्ति की सजावट में समय और धन खर्च करने लगती हैं। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई। छठा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। आपने देखा होगा कि पाठ में कई ऐसे प्रसंग आए हैं
तो आप उत्तर में लिखेंगे पाठ में आई ऐसी व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती हैं, और फिर यहाँ पर पॉइंट वाइज आप उन सभी वाक्यों को लिख सकते हैं। जैसे शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, दिल्ली में सब था सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। अगला प्रश्न है नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर, इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आजाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उसकी आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से भी अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीचे थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। प्रश्न संख्या 8, जॉर्ज पंचम की नाक लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक का संकेत है कि जिस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र के सभी हुक्काम चिंतित थे, उनकी नाक तो अपने देश के लिए शहीद हुए बच्चों के नाक से भी छोटी थी। इस तरह जॉर्ज पंचम की स्थिति गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी आदि की तुलना में नगण्य थी। 9वां प्रश्न है, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घाल मिलकर पत्थरवत बना दिया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों में तालमेल, वाक्पटुता से छिपा लिया गया। अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया है, राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। 10वां प्रश्न है, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था। कहीं भी विपन्नता नहीं थी। अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे हैं। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। 11वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। उत्तर, उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप नहीं थे क्योंकि भारत में ना तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, न ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, न ही कोई फीता काटा गया, न सार्वजनिक सभा हुई। बल्कि जॉर्ज पंचम के लाट पर जिंदा नाक लगने से अखबार वाले लज्जित थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी ना की जा सके और जिसके अत्याचार का इतिहास भी शायद भूले नहीं थे, उस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट की गई। यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। वह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था, इसलिए शायद अखबार खाली थे। तो इस तरह आपने इसके प्रश्नोत्तर को देखा। उम्मीद है आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।